क्या बात है, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई उरूज पर चल रही होगी। नहीं, अच्छा झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हो। तो चलिए आज एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का 1950 से 1990 तक भारत कैसा था, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Oh my God! इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीजें हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रदान करता है आपको, और प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज हमारे देश में आएंगी तो नई नई कैपिटल इंडस्ट्रीज बनेंगी, और हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो फिर क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन। हमारे सोचने का नजरिया भी बदलेगा और टेक्निक भी बदलेगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है, प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, कि ये मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करता है। अब पब्लिक सेक्टर की कहां से बात आ गई इसमें। पब्लिक सेक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर हम बात करें तो इसका रोल क्या था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल बहुत कम थी। नया नया देश आजाद हुआ था, नया नया जन्म लिया देश ने, क्योंकि आजादी के बाद समझ लो नया नया जन्म ही तो लिया। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम था, धन कम था, तो वो बिजनेस कैसे करते, इसीलिए यहां पब्लिक सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड क्या था, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं था, यानी वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान दिया तो ऐसा होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज तो बहुत ऊपर चली जाएंगी, वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, और इनइक्वालिटी आ जाएगी, गरीब गरीब हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि भैया ये वाली कमांड किसके हाथ में होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए। और इसका मकसद एक और था, अपने हाथ में सारी कमांड रखने का, कि रोल अहम किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का रहेगा। तो इसका एक और पीछे क्या कारण क्या था, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। हमें गरीबों के बारे में भी सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है। तो इसलिए, और सबके बारे में कौन सोच सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सोच सकती है। प्राइवेट सेक्टर को तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, सबको साथ लेकर चलेगी। इसीलिए यहां पर एक पब्लिक सेक्टर का सबसे अहम रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर पब्लिक सेक्टर का एक अहम रोल था। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में। याद रखना 1956 में, 1956 में हमारा ये सेकंड 5 इयर्स प्लान था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को 1956। 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसपे हमारा फोकस था किसकी तरफ, इंडस्ट्री की तरफ। अब इंडस्ट्री की तरफ हमारा अगर फोकस था, तो क्या ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान, इंडिया के इतिहास में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? नहीं, उस टाइम पर क्या था कि हमारे पास क्या कैपिटल नहीं था, फंड नहीं था, इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई, ये फेल हो गई हमारी ये मीटिंग में पॉलिसी। तो इसीलिए अब सेकंड टाइम, सेकंड 5 इयर्स प्लान में 30 अप्रैल, 1 अप्रैल को 5 इयर्स प्लान स्टार्ट हुआ, लेकिन 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जो कि 5 इयर्स प्लान का ही पार्ट था, और उसमें हमने बहुत सारी पॉलिसी अपनाई जो हमारे देश के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हुई। अब वो क्या थी, इतिहास में पहली बार, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन हुई, और वो आपको मैंने बता रखा है, क्लासिफिकेशन हुई इंडस्ट्रीज की, किसने की, पब्लिक सेक्टर में। इसलिए सबसे पहले पब्लिक सेक्टर का रोल भी बता दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में भी बता दिए कि इसके क्या फायदे हैं। तो इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में, इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हम बात करें शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में हम बात करेंगे 17 इंडस्ट्रीज की जो कि पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ली उसकी कमांड कि इसको हम ही चलाएंगे और कोई इसको छू ना ले। यानी इसलिए यहां पर ये वर्ड क्या यूज किया गया, एक्सक्लूसिवली। क्या वर्ड यूज हुआ, एक्सक्लूसिवली। यानी इसे सिर्फ 17 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट चलाएगी, कोई और नहीं चलाएगा, छू भी नहीं सकता, पास भी मत आ जाना, है ना। तो 17 इंडस्ट्री, उसके एग्जांपल क्या था, एटॉमिक एनर्जी, ऑयल, रेलवे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। उसके बाद शेड्यूल बी के अंदर प्रोग्रेसिवली इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑन कौन कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं, दोनों, पब्लिक सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर भी इस इंडस्ट्री में इंक्लूड हो सकता है, आ सकता है, लेकिन इसके रूल रेगुलेशंस हमारे हाथ में रहेंगे। अब शेड्यूल सी की अगर हम बात करें, इसमें सारी इंडस्ट्री जो हो गई ऊपर आ गई, उससे जो बच गई वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगी। लेकिन उसके लिए उनको क्या लेना पड़ेगा बाबा, लाइसेंस, परमिशन, रिटर्न परमिशन। अब रिटर्न परमिशन जब लेंगे तो शेड्यूल सी में, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए इतनी आसान काम नहीं था प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडस्ट्री चलाना। तो इस तरह से ये हमारी क्लासिफिकेशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि भैया ये जो शेड्यूल सी के लिए लाइसेंस था वो यहां आ गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो यहां पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या चीजें आ रही है, क्या आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। अब लाइसेंस क्या होता है भाई, लाइसेंस इट इज अ रिटन परमिशन लेटर। ये एक रिटन परमिशन होती है जो कि इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 के तहत हुआ। और कोई भी आप अगर नई इंडस्ट्री सेटअप करते हो या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करते हो, या आपकी कंपनी एक है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, एक ही कंपनी, सेम कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे मान लो आप कोलगेट यानी पेस्ट बना रहे हो कोई भी, यानी देखो जैसे मान लो आप कोई पेस्ट बना रहे हो, ठीक है, पेस्ट होता है कोलगेट, पेप्सोडेंट, इस तरह से आप कोई पेस्ट बना रहे हो, लेकिन अचानक से आपको लगा यार मुझे शूज इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, तो यू कैन गो, बट यू नीड टू टेक लाइसेंस। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाओगे तो हर प्रोडक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहां इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या हो गया, कब कब आपको लाइसेंस की जरूरत है, नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो आपको चाहिए, जो पहली से इंडस्ट्री उसको आप बढ़ाना चाहते हो, साइज में स्केल उसका बड़ा करना चाह रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज कहां जाएंगी भैया, अंग्रेजों ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था ना, हमें याद था कि स्मॉल इंडस्ट्री ही चलती थी सबसे पहले। तो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एसएसआई को प्रमोट किया गया और इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और बिजनेस कम थे, इंडस्ट्रीज कम थी, हमारा सिर्फ एकमात्र सोर्स एग्रीकल्चर था, ठीक है, यानी ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है हमारे देश में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने दोबारा से इसमें रोल प्ले किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगा, एसएसआई की वजह से देश में रोजगार मिलने लगा। फिर उसके बाद, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों ने इसको ध्वस्त किया, इसी तरीके से अब क्या था कि यहां पर बड़ी फर्म से भी एसएसआई को बचाना था। अब कैसे बचा सकते थे कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ प्रोडक्ट्स क्या कर दिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए कि ये प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाएगी, बड़ी इंडस्ट्री बना ना ले, यानी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। छोटी फर्मों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए, छोटी फर्म्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए कि ये उन्हीं के ही रहेंगे। छोटी फर्म्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए कि ये उनके ही रहेंगे। और वेरियस कंसेशन, इसके अलावा भी इनको बहुत तरह की छूट दी गई, इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई एसएसआई को। गॉट इट? तो इस तरह से ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी।
और कब थी? 1956, 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956, ठीक है। और ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर को इन्होंने खराब किया था तो उसकी प्लानिंग पढ़ ली, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ लिया, 1956 में हमने शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी के तहत हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया, ठीक है ना, किस तरह से लाइसेंस चाहिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज इन्होंने एक्सप्लॉइट की थी फिरंगियों ने, ब्रिटिशर्स ने, क्या? फॉरेन ट्रेड। वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड। भाई फॉरेन ट्रेड क्या होता है? हम चाहते थे, हमारा गोल था कि हम सेल्फ रिलायंस बने, हम अपने ऊपर डिपेंड करें, हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम अपने ही खुद क्या करें, काम करें। हमारा मकसद यही था, सेल्फ रिलायंस। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि हम इतने बन जाए कि हम दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर सके। तो हमने क्या किया? हमारी पॉलिसी ये थी, ट्रेड पॉलिसी, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अपने ही देश में आप क्या करो, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट, यानी जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसी का सब्स्टिट्यूट अपने देश में बनाने लगो, ताकि हम इंपोर्ट कम करें। खत्म तो नहीं कर सकते थे, रिड्यूस तो कर सकते थे। तो इसलिए हमारा जो पॉलिसी थी वो ये थी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या है, हम क्या करें, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बनाएं। बेसिक एम प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इससे हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी, और हम सेल्फ रिलायंस होंगे, अचीविंग द सेल्फ रिलायंस, और इससे फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, सेव होगी। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाती है। तो देखो ट्रेड पॉलिसी क्या थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अपने ही देश में क्या करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या करो, सब्स्टिट्यूट तैयार करो। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएगी और हम सेल्फ रिलायंस भी हो जाएंगे। और अगर इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जाती है। अब टॉपिक क्या है, और किस तरह से इंपोर्ट से हम बच सकते थे? टैरिफ एंड कोटास, इंपॉर्टेंट टॉपिक। टैरिफ यानी टैक्सेस। इंपोर्ट पे इतना टैक्स लगा दिया इन्होंने कि हम इंपोर्ट करने में भी क्या करने लगे, सोचने लगे कि इंपोर्ट करें या ना करें। इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने, और इससे क्या हुआ, इंपोर्ट डिस्करेज हुआ। जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं हम इंपोर्ट कर रहे थे, यानी इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस का यूज किया। कोटास, लिमिटेशन, मैक्सिमम लिमिट, आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते या इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कोटा से भी आप इंपोर्ट को डिस्करेज कर सकते थे, यानी आपके ऊपर जैसे 1% पर इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा भाई, आपकी इंडस्ट्री है, आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन लगा दी ना, तो एक तो टैक्स से डिस्करेज कर दिया, टैक्सेस से, और दूसरा डिस्करेज किया मैक्सिमम लिमिटेशन लगाकर। समझ आ रहा है? ना है तो बता देना मुझे। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक। हमें इसका अप्रेजल करना है, किसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। यानी इतनी देर से जो मैं बकवास कर रहा हूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इससे हमें फायदा मिला या नुकसान मिला, दोनों के बारे में यानी तुलना करके, यानी हमें बताओ भैया क्या हुआ। वैसे एक बात बताऊं, वो तो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हुआ था इस चैप्टर में, लेकिन फिलहाल इसमें भी हमें क्रिटिकल अप्रेजल करना है कि 1950 से 90 तक ये जो पॉलिसी बनाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, ये क्या थी। देखो भाई, नो डाउट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी 11% से कितना हो गया, 24%। 1950 में, 1950 से 1951, यानी 1950 में 11% ग्रोथ थी जीडीपी की, जो कि आते आते 1990 तक
कितनी बन गई 11%। ओ सॉरी 1990 तक आते आते कितनी हो गई 24%। इसका मतलब ग्रोथ हुई है 11% से कितनी हो गई 24%। तो ग्रोथ हुई क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से हमारी जो 1950 में 11% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो अब कितना हो गया 24%। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से हमारी जो जीडीपी में ग्रोथ थी 1950 में वो 11% थी, जो कि 1990 तक आते आते कितनी हो गई 24%। इसका मतलब बड़ी है, इंक्रीज हुई है। उसके बाद वेल डाइवर्सिफाइड। देखो जब हमारा फोकस एक ही प्रोडक्ट पर होता है ना, तो जैसे हम एग्रीकल्चर पर थे तो एग्रीकल्चर ही चल रहा था, हर कोई उसी में जा रहा था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने से एक फायदा हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, दिशाएं मिल गई, हमें ऑप्शंस मिल गए कि हम ये भी बना सकते हैं, यहां भी हम क्या कर सकते हैं, अपना टैलेंट अपना सकते हैं, यहां भी अपना सकते हैं, यहां भी अपना सकते हैं। तो हमारे देश को क्या मिला, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिला। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हमारे देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई और हम फॉरेन कंपटीशन से भी अपने आप को क्या करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे, क्योंकि हमने इंपोर्ट का क्या ढूंढ लिया, सब्सिट्यूट ढूंढ लिया। लाइसेंसिंग पॉलिसी ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा, थोड़ा सा क्या काफी, क्योंकि इसके अंदर काफी लोग इसका मिसयूज करने लगे। अब मिसयूज कैसे कि भाई लाइसेंस बड़ी आसानी से बिग फर्म्स को मिल जाता था लेकिन छोटी फर्म्स को नहीं मिलता था। तो बड़ी फर्म्स क्या करती थी, लाइसेंस लेके अपना काम शुरू कर देती थी, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज वहीं, तो इसलिए क्या हो गया, इनइक्वालिटीज आ रही थी, यानी पार्शियलिटी हो रही थी। वो अपनी क्या है अप्रोच लगाकर या जैसे भी क्या है लाइसेंस ले लेते थे या पैसा खर्च यानी पैसा था उनके पास। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, लाइसेंस से क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज यानी बहुत सारे रिटन परमिशन लेने में बहुत टाइम लगता था, तो ये टाइम कंज्यूमिंग था लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारा डिसएडवांटेज में आया। पब्लिक सेक्टर ज्यादातर डिसएडवांटेज और कम अगर बात करें तो एडवांटेज, दोनों था, मिक्स था। क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, ये हर तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि इसका मकसद था सोशल वेलफेयर। तो कहां जाए, किस तरफ जाए, तो इसमें रिसोर्सेस क्या रहते थे, कम रहते थे, क्योंकि इसे हर तरफ जाना था। प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड था। अब पब्लिक सेक्टर के पास जब हर जगह जाना है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, कैपिटल कम पड़ जाती थी, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस भी पुअर थी। इसके बाद रिसोर्सेस क्या थे, कम थे। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर फिनिश। हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जल्दी। भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।